सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में दो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पैक द क्या है, देखेंगे आखिर ये क्या है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है और क्यों इसके वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यूएस से जो रूस को कम करके आंकना प्रारंभ कर चुका था, फिर से उसकी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो साथ ही साथ एक सैन्य हथियारों की खरीद का एक नया दौर चालू हो सकता है, जैसा कि कोल्ड वॉर के समय हुआ था। खैर, इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कुवैत में भारतीय प्रवासियों की संख्या कम हो सकती है। लेकिन ये जो खबर है सिर्फ कुवैत से संबंध नहीं है, पूरे गल्फ कंट्री के क्षेत्रों में आने वाले समय में जो भारतीय प्रवासी रहते हैं उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं पैक द क्या है। तो देखिए, सामान्य शब्दों में मैं आपको कहूं तो पैक द क्या है, एक जो है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का मतलब एक ऐसा जहाज जो स्ट्रेटेजी जो भी लोकेशन आप उसको बताएंगे उस पर वह बॉम्बिंग कर सकता है। लेकिन इसमें एक तकनीकी यूज हुई है जिसका नाम है स्टेल्थ तकनीकी। स्टेल्थ तकनीकी से तात्पर्य उस तकनीकी से होता है जिस तकनीकी का प्रयोग कर कर आप अपने जहाज़ों, आपने अपने फाइटर प्लेन, आप अपने रॉकेट, अपनी पनडुब्बी को किसी रडार की पकड़ में आने से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपके पास एक जहाज है, वह जहाज अभी रडार के पकड़ में आ जाता है। आप क्या करिए, उसमें स्टेल्थ तकनीकी अगर यूज कर लीजिए तो उसके वजह से क्या होगा, वह रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तो यह जो टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से कोई डिवाइस, कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद रडार की पकड़ में नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और इस तकनीकी के द्वारा क्या होता है कि कोई भी चीज रडार से पकड़ से बचाई जा सकती है। सामान्यतः होता क्या है कि जो रडार होता है वह रडार क्या करता है कि कोई भी चीज जो उड़ रही होती है उस पर जो है कि अपने रेडिएशन भेजता है और रेडिएशन वापस आते हैं और फिर ये रडार डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी चीज है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी सूचनाएं आती हैं कि कोई हवाई जहाज, कोई भी प्रोडक्ट, डिवाइस, कुछ भी किसी देश के अंदर प्रवेश करने वाला था लेकिन वो रडार के पकड़ में आ गया और उसकी वजह से हमने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया या फिर हमने उचित कार्रवाई कर ली। तो देखिए, स्टेल्थ तकनीकी को हमने क्या समझा, यह टेक्नोलॉजी क्या करती है कि किसी भी आपकी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका एरोप्लेन हो सकता है, आपका जो है कि पनडुब्बी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको बचाता है। इसी को हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो आधुनिक स्टेल्थ तकनीकी का जो विकास हुआ है वह यूएसए के द्वारा किया गया 1958 में। यह शीत युद्ध का समय चल रहा है। शीत युद्ध में अमेरिका और जो है कि सोवियत संघ एक दूसरे के आमने सामने हैं और यह एक दूसरे पे हमला भी कर सकते हैं, लेकिन हमला नहीं होता है। लेकिन इसी बीच यूएसए ने एक ऐसी तकनीकी का इजाद किया जिसको हम स्टेल्थ तकनीकी बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता था, इसके जो फाइटर प्लेन हैं या जो उसके अन्य जो हवाई जहाज वगैरह हैं वह सोवियत संघ के रडार के पकड़ में नहीं आते थे। और रडार में के पकड़ में ना आने के कारण क्या होता है कि यह यूएसए के जो विमान वहां तक जाते थे वह अपनी सूचनाओं को वापस लेकर आ जाते थे और देश को जानकारी भी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यह तकनीकी सब तक पहुंचने लगी और आज इस तकनीकी को अधिकांश देशों के द्वारा यूज किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी डिवाइस है, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वह प्लेन हो, फाइटर जेट हो, कुछ भी हो, उसमें क्या किया जाता है, या तो ऐसी कोई कोडिंग कर दी जाती है
जिसके वजह से रडार की जो किरणें हैं वह उस पर टकराकर वापस हो जाए, या फिर उसका जो है कि आकार चेंज कर दिया जाता है, या फिर उसका जो साउंड सिस्टम है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखिए एक इमेज के माध्यम से इस चीज़ को समझिए। देखिए मान लीजिए यह जो है कि यूएसए का एक फाइटर जेट है, एक जो है कि लड़ाकू विमान है, ये बम बरसक विमान है, अर्थात ये बॉम्बिंग करता है। अब देखिए आप देखते होंगे जो सामान्य जहाज होता है उसकी तरह नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको इस रूप में डिजाइन किया गया है जिससे यहाँ पर जो आपके रडार से निकलने वाली जो किरणें हैं जब वह पहुंचे तो कम से कम इसकी किरणों पर पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो सामान्य जहाज देखे हैं वह क्या होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं, लेकिन देखिए इसको कितना पतला बनाया गया है, और पतला इसीलिए बनाया गया है जिससे यह आसानी से पकड़ में ना आए, अर्थात जो भी रडार की किरणें हैं या नीचे से या ऊपर से निकल जाए। इसी के साथ साथ इसमें एक चीज़ और यूज होता है, और वह यह होता है कि यह जो ऊपर की जो लेयर है इसमें ऐसे पदार्थ, ऐसे चीज़ों की कोडिंग की जाती है जिससे कोई भी किरण टकराए तो टकरा कर वह रडार तक ना जाए, वह क्या हो जाए, वापस किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाए। क्योंकि रडार करता क्या है कि रडार से कुछ किरणें निकलती हैं, और किरणें कौन सी होती हैं, ये जो रडार होता है एक प्रकार का ट्रांसमीटर होता है, इस ट्रांसमीटर से माइक्रोवेव कुछ किरणें निकलती हैं, ये तरंगे पहले जाती हैं कोई भी चीज़ जो हवा में उड़ रही है कहीं पे भी जहाँ के लिए रडार लगाया जाता है उससे टकराती हैं और टकरा कर वापस आती हैं। आसान शब्दों में समझिए, आपने अपने घर के छत के ऊपर एक रडार लगाया, एक टावर जैसा सिस्टम लगाया, ये टावर जैसा सिस्टम क्या कर रहा है, बार बार किरणें छोड़ रहा है, और यह जो भी कुछ मान लीजिए वायुमंडल के लिए छोड़ा गया है, तो वायुमंडल में कोई अगर हवाई जहाज जाता है तुरंत उससे जाता है, उससे टकराता है और वापस आता है, और जब वापस आता है तो इसकी कोडिंग की जाती है। इससे यह पता चल सकता है कि कौन सा पदार्थ है कितनी गति से बढ़ रहा है और उस पर हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये सभी चीजें क्या होता है, रडार बता देता है। अब रडार जब बता देता है तो इसी रडार से बचाने के लिए स्टेल्थ तकनीकी क्या होती है, यूज होती है। ये देखिए रडार एक हवाई जहाज है, और यहां से रडार से पहले क्या निकली, किरणें निकली, यहां तक गई और टकरा कर वापस आई, और फिर क्या किया जाता है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और इससे समय रहते उचित कार्रवाई कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो एयरफोर्स को तैनात कर दिया जाता है और कह दिया जाता है एयरफोर्स को तैयार रहना। अब समझिए एक देश का एयरफोर्स दूसरे देश पर हमला करना चाहता है, लेकिन उसका जो रडार सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है, और किसी भी हवाई जहाज, किसी फाइटर प्लेन की जानकारी उनको समय रहते अगर मिल जाएगी तो क्या करेंगे, वो हम मार गिराएंगे सामने वाले फाइटर प्लेन को। इसीलिए अब एक ऐसी तकनीकी को इजाद करने का प्रयास किया जाता है जो कि क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। इस तकनीकी का प्रयोग कर लेने से यह रडार के पकड़ में नहीं आएगा। रडार के पकड़ में कैसे नहीं आएगा, जैसे कि मैंने बताया, इसके पर या तो ऐसी किसी चीज का लेयर बिछा दीजिए, कोडिंग कर दीजिए, या कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे पकड़ में ना आए, उससे क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए एक शब्द हमने समझा, वह समझा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है बॉम्बर। बॉम्बर का मतलब बम बरसक विमान होते हैं, और ये ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि एक साथ सैकड़ों बम गिरा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। मान लीजिए आपको लगता है कि पाकिस्तान या चाइना कोई हम पर हमला कर सकता है या कोई हमें चुनौती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे जो है कि एयरक्राफ्ट हैं, ऐसे जेट हैं, ऐसे प्लेन हैं जो कि आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जो चीन और पाकिस्तान के रडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे हथियारों को भर के भेज सकते हैं, और जब तक वह कोई एक्शन लेते उससे पहले इन बम बरसक विमानों के माध्यम से आप उसको कोलैप्स कर चुके होते हैं, तहस नहस कर चुके होते हैं। तो यह जो विमान होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं बमबारी के लिए, इन्हीं को बोलते हैं बॉम्बर, अर्थात बम बरसक विमान बोला जाता है। और स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है कि जिसको जो बम आप जहां गिराना चाहते हैं, जहां हमला करना चाहते हैं, आप वहीं हमला करें। अर्थात इसमें एक खास तकनीकी होती है जो कि क्या करती है, किसी दुश्मन के ठिकाने को एकदम पॉइंट आउट करके उसको तहस नहस कर सकती है। तो देखिए इसी तकनीकों को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर। आप समझ में आपको आया होगा कि तीन शब्दों को हमने समझा, और तीनों शब्दों में क्या है कि यह जो है कि स्ट्रेटेजिक जो स्टेल्थ बॉम्बर होते हैं
ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब जैसे कि मैंने है पॉइंट पर जहां पर आप चाहते हैं वहां पर हमला। स्टेल्थ का मतलब स्टेल्थ बॉम्बर का मतलब ऐसे बॉम्बर हैं जो कि पकड़ भी नहीं आएंगे, और जब पकड़ में नहीं आएंगे तो आपका टारगेट क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। अभी जैसा कि मैंने बताया रूस ने क्या किया है, ये सूचना दी कि वह क्या कर रहा है, 3 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण कर रहा है और जिसके प्रोटोटाइप जल्द ही सामने आएंगे। ये देखिए उन्होंने एक इमेज शेयर किया है और यह है आपका रसिया का पैक द स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। यह कुछ वैसा ही है जैसा कि मैंने यूएसए का आपको सबसे ऊपर इमेज दिखाया, फिर से मैं दिखा देता हूं। यह यूएसए का जो इमेज है आपका B2 इसी की तरह से दिखाई दे रहा है, और यह जो बॉम्बर्सक है ये काफ़ी घातक माना जाता है और किसी भी देश को विद इन कुछ सेकेंड में यह तबाह करने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इजाद किसके द्वारा किया जा रहा है, रूस के द्वारा। और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इसका जो है कि यूज किया जा सकता है, इसका निर्माण किया जा सकता है। यह जो रूस ने घोषणा की है कि वो 3 क्या करेगा, पैक द स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण करेगा। इनके जो 3 प्रोटोटाइप हैं वो अप्रैल 2023 तक बनकर तैयार होते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वो फाइनल नहीं है, लेकिन वैसा जब हम बनाते हैं कोई चीज़ तो जो इनिशियल स्टेज में हम बनाते हैं जिस पर हम कई टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो अप्रैल 2023 तक ये प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे और फरवरी 2026 में इनकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी। और अगर ये टेस्टिंग में सफल होते हैं, अर्थात रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, या बमबर्सक के रूप में स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो इनको टेक्नोलॉजी चाहिए वह सभी कंडीशन पर अगर ये खरे उतरते हैं तो इनका उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। ये जो पैकदा है ये रूसी शब्द जो इंग्लिश ये लिखा हुआ है कुछ अजीब सा शब्द है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका संक्षिप्त रूप है। और इसे रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की एक शाखा है, वह है तुपोलेव द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो तुपोलेव है यह विश्व की सबसे पुरानी एविएशन कंपनियों में से शामिल है और रूस के लिए अभी तक इसने हजारों एयरक्राफ्ट विकसित कर चुका है। कौन, तुपोलेव। और किसके अंतर्गत है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तहत। तो कुल मिला के इसको आसान शब्दों में समझिए कि रूस में एक जो है कि PSU के रूप में अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के रूप में तुपोलेव काम करता है। यह क्या है कि रूस में लंबे समय से 1920 के दशक से ही क्या कर रहा है, यह वहाँ पर जहाज़ों का निर्माण करके रूस को संपन्न करने का प्रयास कर रहा है। और इसी ने कहा है कि वो क्या करेगा, पैकदा का डिजाइन करेगा। और ये जो डिजाइन है इसकी जो पूरी संरचना जो अभी हमें दिखाई देती है यूएसए के B2 की तरह दिखाई देती है। और यूएसए का जो B2 है वर्तमान समय में स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर के रूप में एकमात्र जो है कि बॉम्बर माना जाता है। अर्थात जिस प्रकार का स्ट्रेटेजिक और स्टेल्थ तकनीकी से विकसित जो बॉम्बर है वो सिर्फ और सिर्फ अभी कहाँ पे है, आपके यूएसए के पास। और इसी प्रकार की तकनीकी का इजाद रूस के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अगर रूस के द्वारा इसका विकास कर लिया जाता है तो आने वाले समय में इस मामले में भी जो है कि यूएसए और रूस एक दूसरे के समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो हथियारों के क्षेत्र में बहुत सी समानता यूएसए और आपको सोवियत संघ या रूस में दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार की चीजें, क्योंकि सोवियत संघ अब विकसित हो चुका है तो रूस ज़्यादा ठीक शब्द रहेगा। अब ये जो स्टेल्थ तकनीकी का जो विकसित करके यह जो बॉम्बर बनाया जा रहा है यह लॉन्ग रेंज वाला का मतलब है कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अर्थात इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है एक बार उड़ान भरने पर यह 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अर्थात रूस अगर चाहे तो मान लीजिए अगर मॉस्को से चाहे तो आसानी से यह कहाँ यूएसए तक पहुंच सकता है। और इस तरह से इसकी जब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और इसमें एक विशेषता और बताई गई है कि यह क्या कर सकता है, ऊपर हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है, अपना ईंधन प्राप्त कर सकता है, भर सकता है। और यह 30
टन तक पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। पेलोड का मतलब वह हथियार जो आप इस पर लगाते हैं कहीं ले जाने के लिए। यह बम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका यह है ही क्या है, एक प्रकार का बॉम्बर है, तो इसमें 30 टन तक के बम आप ले जा सकते हैं। और 30 टन का जो बम होता है वह किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि ये परंपरागत जो हथियार थे, बम थे, उनको तो ले ही जा सकता है, साथ ही न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको ले जाने में भी ये सक्षम है। स्वाभाविक है, ये जो सभी सूचनाएं हम आप देख रहे हैं यह यूएसए को ठीक नहीं लगेंगे। इसलिए अब जो रूस और चीन का बढ़ता हुआ गठजोड़ है, यूएसए के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यह बन गया। और इसी का नतीजा है कि इस समय यूएसए भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, अन्य दक्षिण कोरिया के साथ साथ अन्य देशों को अपने साथ शामिल करके इनको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। खैर, इसकी जो स्पीड होगी वह सबसोनिक होगी, अर्थात इनकी जो ध्वनि की जो गति होती है उससे इसकी स्पीड कम होगी। अगर यह स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तकनीकी पर हम देखें तो स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जो तकनीकी है सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास ही है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हम देखें तो यह तीन के पास पहले से, यूएसए, रूस और चीन। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कहा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वह तीन देशों के पास है, यूएसए और रूस, चीन, तीनों के पास। लेकिन जो स्टेल्थ बॉम्ब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं जिसका विकास अभी रूस के द्वारा किया जाना है, यह किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास है। और इस तरह से देखिए, स्टेल्थ जो तकनीकी है ये भी किसके पास है, इन्हीं तीनों देशों अर्थात यूएसए, रूस और चीन के पास है। लेकिन यूएसए के अलावा रूस और चीन ने स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को मिलाकर एक ऐसा विमान नहीं बनाया है जिसको हम कह सकें कि वह स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। जबकि अभी जो पैगदा बनाया जा रहा है वह क्या है कि स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर होगा, अर्थात जो दोनों तकनीकी, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की और स्टेल्थ तकनीकी की, दोनों की क्षमताएं पहले से रूस के पास हैं और उन दोनों को मिक्स करके क्या कर रहा है, वह स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण कर रहा है। आने वाले समय में इससे क्या हो सकता है, रूस और चीन आने वाले समय में यूएसए को चुनौती दे सकते हैं। अब देखिए, यह जो पूरा बनाने का इनके द्वारा रूस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो प्रोटोटाइप और जो इमेज सामने आई है उसको देखकर लगता है कि यह B2 की तरह जो है कि काम करेगा और B2 की तरह ही की क्षमताएं इसमें रखी जाएंगी। B2 जो कि मैंने बताया यूएसए का है और स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है, वह 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और लगातार 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, पैगदा की जो दूरी है वह 12,000 किलोमीटर है, अर्थात B2 से 1,000 किलोमीटर अधिक लंबी दूरी वह तय कर सकता है। और यह जो B2 है वह अगर उसको हवा में आप ईंधन भर देते हैं तो लगभग 19,000 किलोमीटर की दूरी एक ही उड़ान में यह क्या कर सकता है, भर सकता है। और 1997 से क्या कर रहा है, अपनी सेवाएं यूएसए को दे रहा है। अब इसी की वजह से अब रूस ने ऐसा कर लिया, चीन भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है। 2025 से लेकर 2030 के बीच में उसने भी कहा है कि वो भी स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर का विकास कर लेगा। और अगर यह तकनीकी रूस और चीन के पास आती है और यूएसए के पास पहले से है तो भारत की चिंताएं भी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीन का जो सबसे ज़्यादा विवाद है अगर वो किसी देश के साथ है और गंभीर किस्म का है तो वह है भारत के साथ। क्योंकि यूएसए के साथ जो तनाव है वह ट्रेड वॉर के रूप में है या फिर किसी चीज़ के मतभेद को लेकर है। वह दोनों देश आपस में जो मुद्दे हैं उनको आने वाले समय में बहुत जल्दी समाधान कर लेंगे, लेकिन भारत के साथ चूंकि सीमा विवाद है इसलिए चुनौतियां भारत के लिए ज़्यादा हैं। हालांकि भारत के द्वारा भी स्टेल्थ तकनीकी का विकास जरूर किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास ना तो अभी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और ना ही हम स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर के निर्माण की ओर आगे बढ़ पाए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि हम कैसे इसको टैकल करते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं दूसरी खबर जो कि कुवैत से है। कुवैत की थोड़ा सी आप लोकेशन देख लीजिए, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आपको कुवैत दिखाई दे रहा होगा और यह आपका गल्फ ऑफ पर्सिया का ये क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा।
आगे जाकर ये क्या होगा आपको पता है, ये हिंद महासागर अरब सागर का एक भाग जोड़ जाता है। अगर इसके पास में देखें तो आपको इराक दिखाई देगा, इसके नॉर्थ में यहीं पर सऊदी अरबिया भी आपको जुड़ा हुआ इससे दिखाई दे जाए। तो यह जो खबर है इसी से जुड़ी है। हालांकि इस इमेज को मैं दोबारा भी आपको समझाऊंगा। कुवैत पश्चिमी एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात देश है, जिसकी सीमा हमने जैसे कि दिखाया सऊदी अरब और इराक से लगती है। कुवैत जो है कि एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल। आप देख लीजिए, पानी के करीब अर्थात यह जल के किनारे पर स्थित है और इसी के कारण कहा जाता है कि पानी के करीब जो है कि स्थित एक महल के रूप में। कुवैत जो सिटी है इसकी राजनीतिक और आर्थिक राजधानी है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी तो हम मुंबई मानते हैं और हमारी जो राजनीतिक राजधानी है वह नई दिल्ली है, लेकिन इसकी दोनों एक ही हैं। कुवैत जो है जाना जाता है अपने तेल भंडार के लिए फेमस है और दुनिया में ये 5वां सबसे समृद्ध तेल भंडार वाले देशों में शामिल किया जाता है। और अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी रिच देश दिखाई देगा, 11वां स्थान इसका आता है। इसके निर्यात का लगभग 95% और राजस्व का लगभग 80% तेल से प्राप्त होता है। अब तेल को प्राप्त करने के लिए तेल को निकालना होता है, उसका व्यापार करना होता है, कई प्रकार के प्रोसेस उसमें करने होते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों से रोजगार प्राप्त करने आते हैं और यही कारण है कि यहाँ की जो टोटल जनसंख्या लगभग 48 लाख है और उसमें 34 लाख हालांकि जो है कि लोग प्रवासी हैं। हालांकि कई जगहों पे मैंने देखा 32 लाख भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक 34 लाख लगा, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। तो कुल मिलाकर 48 लाख लोगों में से लगभग 34 लाख लोग प्रवासी हैं, अर्थात बड़ी संख्या है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 70% पॉपुलेशन जो है कि माइग्रेट करके आई हुई है, अर्थात दूसरे देशों से आए हैं। ये दूसरे देश कौन से हैं? ये भारत हैं, इसमें मिस्र है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे देश हैं। और अगर इसमें हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो 34 लाख लोग हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह इंडिया के लोगों की ही है। लगभग 10 लाख 9.6 लाख के नियर अबाउट है ये संख्या जो कि भारत के लोग कुवैत में रहते हैं और वह क्या करते हैं, अपना जीविका प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ वह बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ काम करते हुए रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है कि वह आय का वह भाग जो बचत करके वह अपने घर मूल देश को भेजते हैं। जैसे भारत के जो लोग जाते हैं तो जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए भेजते हैं, इसी को हम रेमिटेंस बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर अभी यह कहा गया है, हाल ही में इस देश ने घोषणा की है कि यह प्रवासी लोगों की संख्या 30% तक करेगा, अर्थात जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 70% जो लोग हैं उनकी संख्या को कटौती करते हुए 30% इसको करेगा। अब 30% करने का मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से निकाला जाएगा। लोगों को रोजगार से निकाला जाएगा तो उन्हें लौट के अपने यहाँ आना होगा। लौट के जब अपने यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ पहले से रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, जो ये रेमिटेंस भेजते थे अर्थात जो पैसा बचाकर भेजते थे वो हमें प्राप्त नहीं हो पाया। तीसरा, जहाँ भी भारतीय समुदाय इतनी बड़ी संख्या में रहता है यह वहाँ की सरकार पर एक दबाव बनाने की क्षमता रखता है कि वो कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति ऐसी ना अपनाए जो भारत के अगेंस्ट में हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्या होंगी, प्रभावित हों। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ऐसा कुवैत क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान की इसमें कुछ चाल है या कुछ और? तो देखिए ऐसा है कि ऐसा पाकिस्तान का कोई इसमें कनेक्शन तो है नहीं। बात यह है कि चूंकि प्रवासियों की संख्या जो कम की जाएगी तो जैसा असर जो है कि भारत पर पड़ेगा ऐसे ही पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, लेकिन चूंकि भारत के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए सर्वाधिक प्रभाव भारत पर पड़ेगा। अब ये क्यों किया गया है? इसके पीछे का कारण यह है कि जैसा कि मैंने बताया यह अपने निर्यात का लगभग 95%, अपने राजस्व का लगभग 80% किससे प्राप्त करते हैं? तेल से। और आपको मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि तेल की जो कीमतें हैं वह काफ़ी कम होती चली जा रही हैं। अभी भी लोग जो कीमत है वह 50 से 55 बैरल डॉलर के बीच में है, जो कि बहुत अच्छी कीमत नहीं मानी जा सकती। साथ ही साथ इनके जो अन्य व्यापार हैं जो अर्थात ये एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से सभी गतिविधियां बंद पड़ी हैं, इसलिए तेल की जो डिमांड वो काफ़ी कम है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सरप्लस में पड़ा हुआ है। इसके वजह से चूंकि यहाँ पे तेल की कीमत ही नहीं है तो वहाँ पे के लोग चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, जो लोग यहाँ के हैं उन्हीं को रोजगार दिया जाए और साथ ही साथ पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत बनाया जाए और पड़ोसी देशों के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए और बाकी लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए।
साथ ही साथ कोविड-19 के कारण जो है कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इसी की वजह से यह कुवैत के द्वारा किया जा रहा है। अब एक चीज़ समझिए कि मैंने आपको कुवैत के विषय में थोड़ा-सा बता दिया कि कुवैत ऐसा कर रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ कुवैत की नहीं है, बात है ये पूरे क्षेत्र की। इस पूरे क्षेत्र को, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप पूरे मैप को देखिए। ये जो पूरा आप सर्कल क्षेत्र ये देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरा जो क्षेत्र है यह खनिज तेल के संसाधनों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर 1, 2, 3 लाख नहीं, यहाँ पे करोड़ों लोग भारतीय समुदाय के रहते हैं। अगर आप देखें यूपी, बिहार, केरला जो है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ लोग जाते हैं। अनस्किल्ड जो लोग होते हैं वह काफ़ी बड़ी संख्या में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी आजीविका के माध्यम से कमा धमा कर अपना जीवन चलाते हैं। अब होगा क्या कि जब यहाँ से जो कुवैत ने डिसीजन लिया है, जो बहुत छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार के डिसीजन आने वाले समय में सऊदी अरबिया के द्वारा, ओमान के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा लिया जा सकता है। अगर ऐसा लिया जाएगा तो ये काफ़ी घातक होगा। क्यों घातक होगा? क्योंकि इंडिया में पहले से ही बेरोजगारी ज़्यादा है, कोविड-19 के वजह से बहुत बड़ी संख्या को बाहर किया जा रहा है, इसके वजह से चुनौतियाँ और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अब देखिए थोड़ा सा इन देशों के विषय में थोड़ा थोड़ा करके आप समझ लीजिए। आप जो सऊदी अरबिया देख रहे हैं, ये जो सऊदी अरबिया ही ये पूरा जो क्षेत्र है इसको अरब प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। अरब प्रायद्वीप का मतलब वह प्रायद्वीप कौन सा होता है कि जो कि आपका 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो। तो ये देखिए अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% भाग पर सिर्फ एक देश का अधिकार है और वह कौन सा है? आपका सऊदी अरबिया। इसकी जो राजधानी है रियाद है और यह जो इसका आंतरिक भाग है यह पठार वाला है और इसी के यह जो उत्तर वाला भाग है सऊदी अरबिया का, इसमें एक मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल का जो नाम है रब अल खाली मरुस्थल है और दक्षिण में जो इसका मरुस्थल है उसका नाम रब अल खाली है और जो उत्तरी भाग में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम है अल नाफूत। तो यह दोनों जो मरुस्थल हैं इनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता ही है कि मक्का मस्जिद जो है कि मदीना के लोग बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर देखिए जो यूएई है जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, आपको पता ही है कि इसमें 7 अरब अमीरात मिलकर शामिल होते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अल आइन, रास अल खामेल, आजमान और हुजिरा ये सब शामिल होते हैं। इन सबों को मिलाकर हम लोग यूएई के रूप में जानते हैं। उसके बाद एक देश दिखाई दे रहा है यमन और ये यमन जो है कि जाना जाता है, आपको पता है यहाँ पर जो कहवा की जो फसल होती है, जो कहवा मोका टाइप की जो कहवा होती है वो विश्व प्रसिद्ध होती है। होता क्या है कि यहाँ का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये आपका यमन का, यहाँ पर जो सूर्य की किरणों का जो रोशनी पड़ती है वह जो है कि तीखी किरणें डायरेक्ट जो है कि इन फसलों पर नहीं पड़ पाती और इसकी वजह से जो यहाँ पे कहवा विकसित होता है जो कि मोका कहवा है वो काफ़ी शानदार माना जाता है, विश्व लेवल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आपने एक चीज़ और देख लिया कि यहाँ पर यह जो आपका कुवैत वाला जो क्षेत्र है, कुवैत वाले क्षेत्रों में चूँकि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है और ठीक इसी के साथ साथ जो इराक से लगा हुआ क्षेत्र है, ईरान से लगा हुआ क्षेत्र है, यह पूरा गर्फ फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये भी क्या है इसी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। कुल मिलाकर ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपनी तेल संपन्नता के कारण जो लोगों को रोजगार देता है, आकर्षित करता है। आने वाले समय में यह एक चुनौती उत्पन्न हो सकता है जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा, जैसे कि हमने कहा हम आत्मनिर्भर भारत अभियान अपना रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें मजदूरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की जरूरत होगी। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।